वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए सेशन के नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, जो अपने स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी में बच्चों की हाईली डिमांड थी कि सर त्रिविमीय यानी कि 3D के वेक्टर के कुछ क्वेश्चन लेके आइए। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के ऐसे 5 क्वेश्चन लेके आए बेटा, वो एक सिक्वेंस वाइज है। वैसे जो मैं 5 क्वेश्चन लेके आता हूं तो कहीं वो 5 मार्क्स का होगा, कहीं 3। आज का वीडियो में पूरा मिक्स मिलेगा आपको पैटर्न। जैसा कि आपको पता है 3D से 6 से 8 नंबर का पेपर आता है, तो इसमें मैंने सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन लिया है। फिर जो 5 नंबर 3 नंबर 1 नंबर के टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक हाईली कनेक्शन लिया गया बेटा, स्टार्टिंग से लेके मतलब 1-2 नंबर से क्वेश्चन से लेके 5 नंबर तक का कैसे क्वेश्चन बनता है, तो सारा कवर करेंगे हम आज के एक ही वीडियो में। 5 ही क्वेश्चन स्पेशल रहने वाले हैं हमारे। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बेटा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात दिए हैं बेटा 2 -1 -2, तो इसके दिक कोसाइन क्या होंगे। इसको समझने से पहले मैं केवल ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, थोड़ा बेसिक बताऊंगा, जैसे इस टाइप से और भी क्वेश्चन आए या क्या होता है दिक अनुपात दिक कोसाइन, इसकी भी आपको जानकारी मिल जाए। तो बेटा दिक का मतलब होता है दिशा। दिशा को हम दिक से संबोधित करते हैं। तो दिक अनुपात जो होते हैं वो बेटा AVC के टर्म्स में होते हैं। तो ये जो दिक अनुपात दिए हैं, तो ये A का मान दिया है 2, -1 V का मान दिया है और -2 C का मान दिया है। हमसे पूछा गया है दिक कोसाइन। दिक का मतलब दिशा है, डायरेक्शन है, कोसाइन का मतलब कॉस। इसको हम बेटा L से भी डिनोट करते हैं, या इसी को कहा जाता है कॉस अल्फा। ठीक, चाहे L कहो या कॉस अल्फा एक ही बात है। दूसरा दिक कोसाइन M होता है और इसको हम लोग कहते हैं बेटा कॉस बीटा। और लास्ट वाला 3D पढ़ रहे हैं तो 3 ही तो होंगे, 3 अच्छे से। लास्ट बेटा N होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस गामा। तो ये हमारे 3 दिक कोसाइन है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। एक और इस क्वेश्चन से हटके एक जानकारी आपको हम बताते हैं। दिक कोसाइन के वर्गों का योगफल 1 होता है, यानी कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू होता है 1। यानी कि ये जो दिक कोसाइन है, इनके वर्गों का योगफल क्या होता है बेटा 1। अगर ये वाले मानने हैं तो दोनों एक ही बात मैंने बताया। तो कॉस अल्फा, दिक का मतलब डायरेक्शन यानी एंगल, और कोसाइन का मतलब कॉस। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दोनों एक ही बात लिखी है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी में हम ऐड करवा देंगे, जो कि पेपर में कहीं MCQ में या 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बेटा ये दिक अनुपात मिल गए, ये दिक कोसाइन पता करना है। तो इनको दिक कोसाइन कहते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस अल्फा कहो या फिर इनको L कहो, दोनों एक ही बात है। तो कॉस अल्फा या L बराबर फॉर्मूला होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। यहां बेटा ABC क्या है, अभी हमने बताया सर ABC दिक अनुपात होते हैं। ABC क्या होते हैं, दिक अनुपात। दिक का मतलब डायरेक्शन, अनुपात का मतलब रेशियो। ठीक है, इनको कार्तीय फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं हम, अभी आगे आएंगे तो और डिटेल में समझेंगे। x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। ये बेटा कार्तीय रूप में लिखा है। ठीक, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा डिटेल मैंने बताया था कि ऐसी कुछ बातें बता देंगे, दिक्कत ना हो। तो जैसे दिक कोसाइन का L का फॉर्मूला होता है, ऐसे दूसरा M का भी फॉर्मूला होता है। M को भी मैंने बताया क्या कहते हैं, कॉस बीटा। LMN दिक कोसाइन है और ABC दिक अनुपात है। दिक कोसाइन को ही हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा कहते हैं। दिक का मतलब डायरेक्शन यानी कि दिशा होती है। तो कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है, बीटा में B आ जाती है बेटा, अंडर रूट के अंदर सेम वही A² प्लस B² प्लस C²। ऐसी N का कॉस गामा, यहां C आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बेटा फिर सेम वही A² प्लस B² प्लस C²। ABC जो चल रहा है वो क्या है, दिक अनुपात। LMN चल रहा है वो क्या है, दिक कोसाइन। तो ये है, इसके लिए हमको बेटा ये पहले ही निकाल लेते हैं, ये तीनों में ये चीज सेम आई है, तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं या यहीं भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू A का मान कितना है बेटा 2 बटे अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। 2 का वर्ग बेटा 4 प्लस B का मान -1 है, लेकिन माइनस का वर्ग प्लस आता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और प्लस C की जगह -2, फिर -2 का वर्ग करेंगे +4 आएगा, तो फिर 4 आ गया।
यानी कि 2/√4 और 1 5 और 4 9, और 9 का वर्गमूल बेटा कितना होता है 3। तो ये पहला दिक कोसाइन निकला। ऐसे ही दूसरा निकाल लेते हैं, v का मान है -1 और नीचे सेम वही आएगा, तो इसकी जगह कितना निकला था 3। लास्ट में c का मान है -2 और नीचे सेम वही आएगा अंडर रूट के अंदर जब सॉल्व करेंगे 3। तो ये -1/3 -2/3 और 2/3 बेटा ये निकल के आ गए हमारे दिक कोसाइन। 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं। एक मैंने बताया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिख के आएगा, यदि किसी रेखा के दिक कोसाइन समान है, समान का मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वली हैं, समान हैं, तो उनका अलग अलग मान एल एम एन का क्या होगा। तो सेम एक जैसी चीज रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह तो कॉस स्क्वायर अल्फा था ही, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह भी बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा रख देंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या था 1। तो तीनों को जब जोड़ेंगे 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा का मान ऐसे निकल के आ जाता है, यहाँ से स्क्वायर उस तरफ जाएगा √1/√3 प्लस माइनस का, तो तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा कितने निकल के आएंगे +-1/√3। ठीक, ये कार्तीय फॉर्म में था। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था। दिक अनुपात दिए गए थे बेटा, जिनको हम लोग एबीसी कहते हैं। दिक कोसाइन पूछे गए थे, जिनको एल एम एन कहा जाता है, या इन्हीं को हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कहते हैं। फॉर्मूला इनका होता है कॉस अल्फा का a/√a² + b² + c², कॉस बीटा का b/, और कॉस गामा का बेटा c/। मान रख के सॉल्व किया, आंसर आसानी से हमको प्राप्त हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है हमारा कि दर्शाइए कि अलग अलग ये दिए गए हैं, संदेश दिखाना है। अब ये संदेश में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कौन से मेथड से लगाएं। भाई कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये किस रूप में दिया है। एक्स वाई जेड, 3 जेड 3 मतलब यानी कि 3D का ये क्वेश्चन है, मतलब 11 चैप्टर से ही है। संदेश के कुछ 10वें चैप्टर से भी है, वेक्टर वाले से भी। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3D फॉर्म में दिया गया है, तो त्रिविमीय में तो होगा, तो त्रिविमीय के रूप में लगाएंगे ना। तो कक्षा 11 में आपने दूरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसको अलग अलग, ये ए है, बी है, सी है। तो ए के निर्देशांक दिए थे 2, 3, -4। बी के निर्देशांक दिए हैं 1, -2, 3, और सी के निर्देशांक दिए हैं बेटा 3, 8, -11। हमको निकालना है ये संरेख है। संरेख का मतलब होता है ये जो पॉइंट दिए गए हैं एबीसी एक ही रेखा पर स्थित है, तीनों पॉइंट इसी रेखा पर स्थित है। ठीक, अब कौन सा कहां है वो निकालेंगे दूरी के फॉर्मूले से। तो दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3D के अंदर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक कक्षा 11 में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था बेटा। फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर दूरी d बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो 3 अलग अलग बिंदु हैं, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले बेटा निकालेंगे हम AB के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे बेटा हम BC के बीच की दूरी, और ऐसे ही निकालेंगे फिर CA या AC के बीच की दूरी। तो तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, कोई सी दो दूरियों को जोड़कर तीसरी दूरी प्राप्त होगी, तो उसी के हिसाब से यहां लिख के दिखा देंगे। अतः यह एक संरेख है। दूरी निकालने का फॉर्मूला लिखा ही है। तो पहले AB के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ये हो गए अभी x1 y1 z1, और ये हो गया बेटा x2 y2 z2। दूरी का फॉर्मूला लिखा है, लगा देते हैं। रूट के अंदर x2 - x1, x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है बेटा 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की जगह बेटा -2 और y1 की जगह 3 का स्क्वायर प्लस z2 - z1, z1 का मतलब 3 और इसका मान -4, माइनस पहले से लगा था तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा। एक में से 2 गया -1, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर +1 आया। -2 -3, जब दो संख्या माइनस की होती है बेटा जुड़ जाती हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। तो ये आया माइनस का 5, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या होता है बेटा प्लस, तो यहाँ आ गया 25 और प्लस 4 3 7, 7 का वर्ग
49, तीनों को बेटा ऐड करा हमने, 25 और एक 26, 26 और इनको ऐड करा हमने, 49 को कितना आया 9 5 14, 14 और एक 15, 1 4 2 6 और एक 7 और एक कैरी की 8, 85 निकल के आया। कितना निकल के आया 85। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिएगा, ए बी के बीच की दूरी निकाली, ए के निर्देशांक 2 3 -4 और बी के थे 1 -2 3। ए बी के बीच की दूरी निकाल दी, x1 y1 z1 x2 y2 z2। फॉर्मूला होता है x2 - x1 1 -2 प्लस y2 - y1 तो -2 -3 और प्लस z2 - z1 3 माइनस माइनस प्लस के 4, एक में से 2 गया 1, 1 का वर्ग बेटा 1 ही होता है, 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25, 4 3 7, 7 का वर्ग 49। तीनों को बेटा ऐड करा, 49 और एक 50, 50 और 25 75 आ रहा बेटा, तो यहाँ 75 कर लीजिए आप। हट जाओ बेटे, 75 निकल के आया। ठीक है, 49 एक 50 और 25 75। ऐसे ही हम निकालेंगे बीसी के बीच की दूरी, तो सेम वही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे बेटा, बी ये है और सी ये है, वही फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर। अब बीसी जब निकालेंगे तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 लगा दो फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 8 और माइनस माइनस प्लस और प्लस z2 - z1 यानी कि -11 और -3 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 और 4 200, 200 और 100 300, 300 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 गुणा 100, 100 बाहर आया बेटा 10 और अंडर रूट के अंदर बचा 3 और ये निकल के आया था अंडर रूट के अंदर 75। इसको भी हम और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 25 दिया 75 होता है तो 25 का बाहर आया 5, 5 अंडर रूट 3, दूरी निकाल लें, सबके लास्ट में मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक। ऐसे बेटा निकालेंगे लास्ट सी और ए के बीच की दूरी, तो जब ये निकालेंगे तो बेटा इसको मान लिया हमने x1 y1 z1 और इसको मान लिया हमने x2 y2 z2, सेम वही फॉर्मूला रूट के अंदर x2 - x1 यानी कि x2 क्या है हमारा 2 और माइनस x1 क्या है 3, तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 8 का स्क्वायर और प्लस z2 - z1, z2 कितना है -4 और z1 कितना है -11, तो -4 और माइनस माइनस फॉर्मूला में तो माइनस होता है, दिया भी माइनस किया तो प्लस का हो गया का स्क्वायर। इसको सॉल्व करा हमने, 2 में से 3 गया -1 प्लस 1 आ गया, 3 में से 8 गया माइनस का 5 और माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता बेटा, तो यहाँ 25 आया और प्लस 11 4 यानी कि 7 बचे, 11 में से 4 गया 7, 7 का वर्ग 49 आया। इनको भी ऐड करा हमने बेटा, जब इनको ऐड हम करेंगे तो ये भी आएगा 75, 75 का मतलब अभी लिखा था ना हमने 5 अंडर रूट 3। अब किन्हीं दो को जोड़कर तीसरा चीज मिल जाए, जैसे इसको हमने जोड़ा ए बी 5 अंडर रूट 3, इसको जोड़ा 5 अंडर रूट 3, दोनों जोड़ के कितना आया 10 अंडर रूट 3 आ गया ना, तो यही संदेह होता है, यानी कि जब हमने ए बी को जोड़ा और प्लस सी ए को जोड़ा तो हमारा निकल के आया बेटा बी सी का मान 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 बराबर 10 अंडर रूट 3। जब ये चीज आ जाए किन्हीं भी दो दूरियों को जोड़कर तीसरी दूरी का मान सीधा सीधा मिल जाए बेटा, तो यह कंडीशन होती है संरेख की। किसकी कंडीशन है संरेख की। तो ये कैसे हैं आपस में संरेख, यानी कि जो बी है यहाँ है, सी है यहाँ है और ए है यहाँ, यानी कि जब हम बी ए यानी कि ए बी प्लस सी ए यानी कि ये जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है बीसी, ये पूरी चीज निकल के आती है, तो यह कंडीशन होती है बेटा संरेख की। इसीलिए पहले से नहीं लिख दिया हमने ए और बी और सी, इसके हिसाब से पहले तीनों की दूरी निकाली, अब यहां डिफाइन कर दिया हमने ए बीच में है मतलब वी ए प्लस ए सी इक्वल टू वी सी, तो यह कंडीशन थी हमारी संरेख होने की। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो ये पैटर्न होता है बेटा, ऐसे और आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे एक टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूं तो ऐसे क्वेश्चन आप और सोल्व करिएगा। आगे से मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक पीडीएफ अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो जो आपकी वीडियो बनती है वो सारे क्वेश्चन उसमें पीडीएफ में मिल जाते हैं, उसको आप सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्रम में बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ये क्वेश्चन बहुत सुपर क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बच्चे लेकिन इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। 1,2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। पहले वाले जो पॉइंट दिए हैं, बिंदु दिए हैं, वो दिए हैं बेटा 1, 2, 3। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने मान लिया, माना ए वेक्टर बराबर, इसको वेक्टर फॉर्म में बदला, i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ। ये आया बेटा वेक्टर फॉर्म में। दूसरा मान दिया है, इसको बी वेक्टर मान लिया हमने। तो ये बी वेक्टर क्या दिया है, 3i कैफ प्लस 2j कैफ और माइनस का दिया है बेटा 2k कैफ। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये मेन चीज समझिएगा, आपको बच्चे यही मिस्टेक्स करते हैं। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से नहीं है, लेकिन अनसॉल्व का क्वेश्चन है। तो यहाँ जो मिस्टेक्स करते हैं उनको समझिएगा, वो आपको नहीं करनी है। तो जो रेखा का समीकरण होता है बेटा, वो कार्तीय फॉर्म में लिखा होता है, कार्तीय रूप में लिखा होगा। यानी कि इस टर्म्स में x - x1 बटे a बराबर y - y1 बटे b बराबर z - z1 बटे c। अब मैं बताता हूं, जो स्टूडेंट्स अक्सर इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये बिंदु दिए गए हैं इनको वो दिक् अनुपात मान के एबीसी का मान रख देते हैं। यही नहीं करना है बेटा। ये जो बिंदु दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया बेटा, ये x1, y1 और z1 का मान बनता है, जबकि ये जो दिक् अनुपात है a और b और c जिसके समांतर होता है, इसके समांतर है 3i + 2j - 2k कैफ के समांतर। तो जो समांतर के साथ लिखा होगा बेटा, वो दिक् अनुपात बनता है। तो दिक् अनुपात यहां से निकालेंगे, क्या बनेगा, a का मान 3 बना, b का मान 2 बना और c का मान -2 बना। ये दिक् अनुपात निकले हमारे। और जो बिंदु दिए गए थे वो होते हैं x1, y1 और z1 के मान। तो x1 का मान बना हमारा बेटा 1, y1 का मान बना बेटा 2 और z1 का मान बना 3। ये जो वैल्यू निकली है x1, y1, z1 और दिक् अनुपात abc की, इसी इक्वेशन में यानी कि कार्तीय समीकरण में पुट कर देंगे हम। तो x - x1 की जगह बेटा क्या लिखा है हमने, 1 बटे a, दिक् अनुपात कितना था इसका 3, बराबर y - y1 की जगह बेटा 2 बटे v का मान था 2 बराबर z - इसकी जगह 3 और c का मान कितना दिया था बेटा, -2। तो ये हमारा निकल के आया रेखा का समीकरण। ये सबसे सरल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे हमेशा इसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ इसको माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिएगा किस टाइप से इसको सॉल्व करना होता है। तो ये था आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले 2 क्वेश्चन हुए थे, उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसीलिए दिया था, घर पे रिवीजन कर सकें आप। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको बेटा मैं डबल स्टार पहले से बना के दे रहा हूं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में 100% बेटा पूछे ही जाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के रखिएगा। या तो सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा, पी या के का मान पूछा जाएगा, परस्पर लंब होगा, या 2 सदिश दिए जाएंगे, उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी, या फिर 2 सदिश के बीच का कोण पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन मैं लिख के बता रहा हूं आपको, 5 नंबर का 100% आपको छपने ही वाला है ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन होगा बेटा, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसमें 2 बिंदुओं के बीच का कोण दिया गया है। ये गारंटेड है बेटा, एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये सेम क्वेश्चन आपको अनसॉल्व में बहुत बार देखने को मिला होगा। 70/11 पी का मान निकलता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये बेटा दिख रहा है आपको, कार्तीय फॉर्म में लिखा है। अभी मैंने हल्का सा समझाया भी था कार्तीय फॉर्म क्या होता है। परस्पर लंब दिया गया है, पूछा गया है पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब भी परस्पर लंब होता है, तो परस्पर लंब की जो कंडीशन होती है उसको लिखता हूं मैं। जब 2 रेखाएं, 2 कार्तीय समीकरण आपस में परस्पर लंब में होते हैं बेटा, तो फॉर्मूला होता है इनका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये इनकी होती है कंडीशन। अब उसके लिए हमको इन सब की चाहिए वैल्यू। वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस कार्तीय समीकरण से। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कार्तीय समीकरण को। जैसे पहला समीकरण दिया गया है 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14/2p इज इक्वल टू z - 3/2। ये कार्तीय समीकरण है। जबकि आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि कार्तीय समीकरण का सही रूप क्या होता है। सही रूप ये होता है बेटा x - x1/a इज इक्वल टू, या a1 लिख लीजिए यहाँ पे, y - y1 बटे v1 इज इक्वल टू z - z1/c1। ये जो नीचे लिखा है a1, b1 और c1, इनको बेटा दिक् अनुपात कहा जाता है। तो इस फॉर्म में लिखना है, जबकि ये उल्टा लिखा है। पहले होना चाहिए x - x1। तो इसको सही लिखने के लिए इससे हमने माइनस कॉमन लिया,
तो ये आ गया x माइनस 1/3 बराबर, यहां से 7 कॉमन लिया हमने, y माइनस 2/2p, और यहां बेटा पहले ही सही लिखा है तो z माइनस 3/2। क्यों ना हम इसको सही से लिख दें, एकदम सुटेबल बन जाए हमारा, तो इसको ऐसे लिखा हमने x माइनस 1 जो लिखा है 1 लिख दिया हमने, x माइनस 1/, ये माइनस नीचे लेके आए क्योंकि हमें ऊपर x माइनस x पूरा पॉजिटिव ऐसा चाहिए, तो उसी टर्म्स में बिल्कुल एज इट हमको लिखना होता है। y माइनस y1 है, आगे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा आगे क्या रहा 7 मल्टीप्लाई में, तो 7 को नीचे भेज देंगे, इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं 2p/7, क्योंकि ये 7 ऊपर पहुंच जाता, सेम ये 7 ऊपर पहुंचेगा, यही कंडीशन तो आएगी, तो इसको नीचे लेके आ गए, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करना है क्योंकि पहले से लिखा था, सेम टू सेम बन गया, तुलना कराई हमने इसकी, तो लिखेंगे बेटा कार्तीय समीकरण x माइनस x1/a1 इज इक्वल टू y माइनस y1/v1 इज इक्वल टू z माइनस z1/c1 से तुलना करने पर। तो जैसे ही इससे तुलना कराई बेटा a1 v1 c1 के मान सीधे सीधे हमें दिख रहे हैं, तो a1 का मान निकल के आया बेटा -3, b1 का मान निकल के आया हमारा 2p/7 और c1 का मान निकल के आया बेटा 2। ये जो a1 b1 c1 है यही इनके दिक् अनुपात है। लंब होने का समीकरण पहले ही लिखा था, तो पहले वाले समीकरण से हमको a1 b1 और c1 मिल गया। सेम एज इट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन के साथ, तो वहां से हमको मिलेगा बेटा a2 b2 और c2, उनके मान जब इसमें रख के बराबर 0 रख देंगे तो आ जाएगा हमारा p का मान। अब आसान है ना, आप कर लेंगे, सेम यही करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और हिंट करके बता देता हूं आपको, परेशानी ना हो करने में। तो ये लिखा था जैसे 7 माइनस 7x/3p इज इक्वल टू y माइनस 5/1 इज इक्वल टू 6 माइनस z/5। मैंने बताया था सेम उसी फॉर्म में लिखना है। तो पहले x माइनस x1 होता है, तो यहां से बेटा हमने कॉमन ले लिया माइनस का 7, क्या बचा, प्लस का 1 था माइनस का हो जाएगा, और यहां पर 7 है प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का और ये हो गया प्लस का x, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा बेटा 3p इज इक्वल टू, ये पहले से सही फॉर्म में लिखा है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करके इसको एज इट नोट डाउन करा। यहाँ 6 माइनस जेड है, जबकि का के समीकरण क्या कहता है z माइनस z1, यानी कि z को हमको पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस सिर्फ कॉमन लिया एक हमने, तो उल्टा हो गया 6 माइनस z की जगह z माइनस 6, अपॉन में ये 5 चल ही रहा है। और अच्छे से लिख दे बेटा, इसको नीचे पहुंचा देंगे, तो पहले प्लस का लिख दिया, -1 वैसे ही लिखे हैं, ये आ गया नीचे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 3p/7, ये 7 ऊपर ही तो पहुंच जाएगा, ऊपर सिर्फ चाहिए x माइनस x1, साथ में कुछ ना हो, तो -7 को हमने भेज दिया नीचे, इज इक्वल टू y माइनस 5/1 इज इक्वल टू, माइनस को नीचे भेजा, 6 माइनस z/-5। सेम इसी समीकरण से तुलना कराई हमने, तो अब a1 की जगह a2 हो जाएगा, तो ये मान किसका हो गया, a2 का, तो a2 बराबर मिल गया हमको माइनस का 3p/7, उसके बाद v2 बराबर मिल गया बेटा प्लस का 1, और c2 बराबर मिल गया हमको प्लस का नहीं है माइनस का 5। तो अब यहां से हमको मिल गए a2 b2 और c2, और यहां से मिल गए थे हमको a1 b1 और c1। इन्हीं सब के मान इस इक्वेशन में रखेंगे, बराबर 0 चलाएंगे तो p का मान निकल आएगा। सॉल्व कर लेना आप, p बराबर निकल के आएगा 70/11। अगर आपका ये मान निकल के आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन को सॉल्व करा है, कुछ नहीं करना है आपको। जो a1 b1 और c1 का मान है और यहाँ जो a2 b2 और c2 का मान है, इसको इस कंडीशन में रख देंगे। ये कंडीशन कब लगानी है सर, तो ये कंडीशन तब लगानी है जब दो कार्तीय समीकरण परस्पर लंब की स्थिति में दिए गए हो और समांतर में दिए गए हो सर, तब क्या करना होता है, तो बेटा समांतर की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये था पूरे क्वेश्चन का डीएनए, पूरा सॉल्व हो चुका है बेटा, मान निकल के आएगा 70/11। तो ये था 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा, 5 मार्क्स का, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये, मैंने बताया ना, या तो p का मान वाला एक आएगा, या न्यूनतम दूरी, या फिर बीच का कोण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर था। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो इस लास्ट क्वेश्चन में देखो अलग अलग कंडीशन हमको दी गई हैं। इस कंडीशन में हमसे दोनों के बीच का कोण पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बीच का कोण। तो बीच का कोण निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू दो सदिशों के मध्य कोण, दो
सदिशों के मध्य कोण। तो मध्य कोण का बेटा फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर मोड के अंदर r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर अपॉन दोनों का ही मोड अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मोड इसलिए अगर कोई माइनस की वैल्यू आ रही है तो उसको भी पॉजिटिव लिख लेंगे, या मोड ना ही लगाओ सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो r1 r2 मिलेगा कैसे सर? इससे मिलेगा, ये r वेक्टर बराबर दिया है जो, इसको इसके फॉर्म में लिखा है हमने a वेक्टर प्लस लैम्डा, ये r1 वेक्टर मान लिया। इससे इसकी तुलना कराई, से तुलना करने पर तो बेटा जो अचर पद के साथ लिखा होता है, अचर पद यहाँ लैम्डा है, कहीं म्यू है, कहीं टी है, कहीं ऐसा कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अचर पद के साथ होगा वही r1 होगा। ठीक है, और दूसरे वाले कंडीशन में जो अचर पद के साथ होगा वही r2 होगा। तो यहां से r1 वेक्टर बराबर निकल के आया हमारा i कैफ प्लस 2j कैफ और प्लस 2k कैफ। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन सदिश का ये समीकरण था बेटा, तो सदिश r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा r2 वेक्टर से तुलना कराई, यहां से हमको निकल के आएगी बेटा r2 की वैल्यू, इससे जैसे ही तुलना कराएंगे तो r2 वेक्टर बराबर निकल के आया हमारा 3i कैफ प्लस 2j कैफ और प्लस का दिया है 6k कैफ। r1 r2 दोनों मिल गए, रख देंगे फॉर्मूले में, तो cos थीटा बराबर r1 वेक्टर का मान i कैफ प्लस 2j कैफ और प्लस 2k कैफ, बीच में क्या लगा बेटा डॉट, तो डॉट गुणा कराएंगे, r2 वेक्टर यही पूरा मान 3i प्लस 2j और प्लस 6k, और बटे में बेटा अलग से दोनों का अलग अलग मोड है, परिमाण है, किसी का भी परिमाण निकालते हैं तो उसमें बेटा i j k के गुणांकों के वर्गों को जोड़ देते हैं। तो r1 का मोड, तो r1 के अंडर रूट के अंदर गुणांक लिया, i का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग 1 ही आएगा बेटा, प्लस 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग फिर 4, लिख देंगे अभी एक साथ इसको। इसका परिमाण निकाल लीजिए, 3 का वर्ग, फिर j का गुणांक 2 है, 2 का वर्ग, और k का गुणांक 6 है, 6 का वर्ग। तो cos थीटा बराबर मल्टीप्लाई कैसे, डॉट गुणा पता है ना, डॉट और क्रॉस, तो डॉट कैसे कराया जाता है, i का i के गुणांक में, j का j के गुणांक में, k का k के, होता तो i का भी i में, लेकिन i डॉट i कैफ डॉट i कैफ या j कैफ डॉट j कैफ या k कैफ डॉट k कैफ, इन सब का मान बेटा 1 होता है, तो वो सीधा 1 हो जाता है। तो 1 का 3 में गुणा कराया 3, 2 का 2 में कराया बेटा 4 और 2 का 6 में कराया 12, बटे अंडर रूट 2 का वर्ग 4, 4 8 और 1 9, इसका कराते हैं बेटा 6 का 36, 2 का 4, 36 और 4 40, 3 का 9, कितना आया बेटा 49, सही से लिख लो इसको बेटा। तो यहां कर देते हैं इसको, cos थीटा बराबर 4 3 7, 12 और 7 19, 12 4 16 3 19, बटे अंडर रूट 9 बाहर आएगा बेटा 3 और 49 बाहर आया 7, तो cos थीटा बराबर आया हमारा 19 बटे 21, या थीटा बराबर निकालेंगे तो cos उस तरफ जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हुआ, cos इनवर्स 19 बटे 21, यही हमारा था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था बीच के कोण निकालने का तरीका बेटा, ये है लास्ट क्वेश्चन आज के सीजन का। ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहें, लोगों तक शेयर करें, जो आप शेयर करेंगे सब्सक्राइब बढ़ेंगे वही हमारे मोटिवेशन का काम करेंगे। ऐसे ही आप चैनल को निरंतरता बढ़ाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।